समझेंगे। ये हमारे नोट्स है, इस फॉर्मेट में हम समझेंगे। नाउ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला काम सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इसी तरह से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एंड एवरी डे हम इस क्लास को सीक्वेंस में लाने वाले हैं और सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे क्लास 10 की एसएसटी का। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आज हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा हिस्ट्री का, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, कल की क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद आता है। राइट नाउ आज हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया था, यहाँ पे किस किस नेशनलिस्ट लीडर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। इस सारे चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। राइट तो की कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन, सबसे पहले हम लेसन के कंसेप्ट की पॉइंट को नोट करेंगे, क्योंकि की टर्म्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक टॉपिक को समझाने में और उसे लिखने में। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज द फर्स्ट की टर्म। राइट, महात्मा गांधी जी का आइडिया था किस चीज का, सत्याग्रह का। अब आपने करना क्या है, थॉट क्या माइंड में बैठाना है, इस चीज को समझो। सत्याग्रह का आइडिया जो था वो महात्मा गांधी जी का था। राइट, इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो सत्य की राह पर अगर कोई इंसान या कोई कंट्री चले तो नेशनलिज्म क्या, लाइफ में कोई भी चीज़ पाना चाहता है मिल जाएगी। राइट, बहुत ट्रुथफुल तरीके से चलना होता है, सच्चाई की राह पर चलना होता है, दैट इज, एक सेकेंड लाइट इज गॉन। ऑल राइट, तो भाई अगेन आई स्टार्टेड। देखिए चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। राइट, हम किस कॉन्सेप्ट पे थे, फर्स्ट महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मेरा मतलब है कि जो सत्याग्रह का आइडिया था वो महात्मा गांधी जी का था। राइट, बहुत ट्रुथफुल तरीके से चलना पड़ता है, सच्चाई की राह पर चलोगे या फिर चलना पड़ता भी है, कोई भी चीज़ हमें लाइफ में पानी है, ये तो नेशनलिज्म की बात है, मिल जाएगी। राइट, बात बस इतनी है। अब देखिए द पावर ऑफ ट्रुथ, जो ट्रुथ की पावर है, बेसिकली जो ट्रुथ की पावर है, सच्चाई की जो शक्ति है, एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। राइट, मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर पावरफुल देन फिजिकल फोर्स। गांधी जी का कहना था कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दी फिजिकल फोर्स। ठीक है ना, ताकत से ज़्यादा मेंटल में पावर है। ठीक है ना, ऐसी पावर से ज़्यादा मेंटल की पावर स्ट्रांग है, ऐसा कहना है। राइट, अब देखिए टू विन द हार्ट ऑफ द ऑपरेशर, कोई भी चीज़ आप जीतना चाहते हो, किसी भी चीज़ पे आप जीत हासिल करना चाहते हो, तो इसमें मेंटल पावर इज मोर पावरफुल, राइट, देन दी फिजिकल फोर्स। राइट, अब देखिए नॉवेल आइडिया ऑफ सत्याग्रह वॉज फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का जो नॉवल आइडिया था वो इम्प्लीमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में हुआ था। राइट, एक छोटी सी स्टोरी आपको क्लियर करूंगा। महात्मा गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राइट, नेल्सन मंडेला जी वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी जी वॉज फ्रॉम इंडिया। राइट, मुद्दा यह है कि 1915 से पहले जब तक महात्मा गांधी जी इंडिया नहीं आए थे, साउथ अफ्रीका से इन्होंने अपनी स्टडी, लॉयर की डिग्री सब कुछ वहाँ से करी। वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी के साथ इनकी दोस्ती हो गई और ये जो आइडिया है ये इमर्ज हो गया। राइट, सत्याग्रह का जो आइडिया फर्स्टली इमर्ज हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकेंड थिंग, इंडिया में भी एज इट इज इस आइडिया को अपनाया गया, क्योंकि दोनों के मतलब डिमांड्स दोनों की सेम थी कि नेशनलिज्म को ही हमने हासिल करना है। राइट, बहुत ट्रुथफुल तरीके से, ठीक है ना, बहुत सच्चाई की राह पर। सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पर, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी स्ट्रांग पावर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जीत जाओगे आप। राइट, तो आप ये क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, इन इंडिया द फर्स्ट वॉज एट चंपारण इन 1916। फर्स्ट स्ट्राइक इंडिया की चंपारण की थी 1916 की। राइट, टू इंस्पायर प्लांटेशन वर्कर टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम।
वहाँ के जो मतलब किसान थे वो बेसिकली वहाँ के सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज लोग दबा के गुलामी करा रहे थे उनसे, राइट। ये पॉइंट है, ठीक है ना। प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में कार्रवाई। अब जो वहाँ की प्लांटेशन फार्मिंग थी, जो प्लांटेशन सिस्टम था, वो कौन सी सिस्टम को, मतलब वो सिस्टम कौन सा है, वो एक नील की खेती थी, डाई की फार्मिंग, कलर वगैरह होता है ना, प्लांटेशन फार्मिंग, इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन मतलब जिससे नील की खेती की जाती है। तो अंग्रेज लोग तो भाई भारतीय से, मतलब भारत देश के नागरिकों से तो नहीं, पीजेंट से काफ़ी ज़्यादा गुलामी करा रहे थे, राइट। तो इस बात को समझो, ठीक है ना। प्लांटेशन वर्कर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और गांधी जी चंपारण गए, देन दे ट्रेवल्ड ऑल ओवर दी कंट्री। तो जो स्पेसिफिक प्लेस पे गए थे स्ट्राइक्स करने, लाइक चंपारण उसमें से भी एक है। इसके बाद भी हम देखेंगे, इसके बाद सत्याग्रह आंदोलन कहाँ कहाँ चला। फर्स्टली चंपारण में था, ये आपने याद रखना है। वहाँ पे किस ऑब्जेक्टिव को लेके, प्लांटेशन वर्कर्स, वर्किंग, दोनों चीज, राइट। 1918 की अगर हम बात करें, सत्याग्रह एट अहमदाबाद। 16 के बाद दूसरा स्ट्राइक्स क्या था, सत्याग्रह मूवमेंट का अहमदाबाद में, राइट। दूसरी स्ट्राइक महात्मा गांधी जी की अहमदाबाद में हुई। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या था, अमंग दी कॉटन मिल वर्कर्स, जितने भी वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स हैं ना, राइट, वो अपने काम को लेकर खुश नहीं थे। कुल मिला के बात यह है कि वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स को उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही थी जितनी उनकी मेहनत थी। इनकी मेहनत मारी जा रही है, उनका मेहनताना मारा जा रहा है। तो गांधी जी को ये चीज़ भी भाई रियलाइज हुई, राइट। अब यहाँ देखो मुद्दा, हिंदी स्वराज द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। 1 मार्कर क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज की जो बुक थी वॉज रिटन बाय दी महात्मा गांधी, विच एम्फेसाइज्ड नॉन कॉपरेशन टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस चीज को एम्फेसाइज कर रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और इस टाइम ब्रिटिशर का रूल था हमारे कंट्री में, है ना। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग ईयर 1914 है, एंडिंग ईयर 1918 है, ठीक है, थी मतलब है नहीं थी। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन के बाद ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आपने इस चीज को समझना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया अमृतसर के अंदर, जो पंजाब में है, राइट। अब इसके पीछे क्या मतलब इसके पीछे क्या राज है और क्या मकसद है, इस चीज को समझो, राइट। अब देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट्स इफेक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा था, इस चीज को समझो। ह्यूज इंक्रीजेस इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा आ गया था, राइट। डिफेंस मतलब जो डिफेंस होता है मिलिट्री, उन पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ गया। कस्टम ड्यूटीज वर रेज, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई, ठीक है। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हो गया। नाउ देर वॉज फोर्स रिक्रूटमेंट्स इन रूरल एरिया, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स भी फैल गया, राइट। एपिडेमिक्स मतलब एक हेल्थ एपिडेमिक्स होता है, बीमारी वगैरह, ये सब रूरल एरिया में फोर्स किया जाने लगा, रिक्रूटमेंट बढ़ने लगी, रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत। अब मैं इस इन शॉर्ट, ये तो बहुत शॉर्ट है लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको एक स्टोरी और क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग ईयर 1914 में थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन किन के बीच हुआ था, 2 पावर्स के बीच हुआ था, अलाइड पावर और एक्सिस पावर, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर इतना पड़ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिक्कत आ गई, काफ़ी इंडस्ट्री का लॉस हो गया, राइट। 1918 में एंड हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1919 में, ध्यान से सुनना, 1919 के अंदर भाई जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है, रॉलेट एक्ट को लेके, मुद्दे को समझना, ठीक है ना। अभी हम ये भी समझेंगे रॉलेट एक्ट 1919 क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इफेक्ट क्या पड़ा था, प्रभाव क्या पड़ा था इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इस चीज को समझो, इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ रहे हो तो इंडियन कंटेक्स्ट में आपको यह पता होना चाहिए कि इसी पीरियड में इंडिया में क्या इफेक्ट आए थे। देन आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 बेसिकली इट गिव्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिशर के थ्रू पास हुआ था बेसिकली दिस एक्ट, राइट। इस एक्ट के अंदर
बिना किसी के ट्रायल के, बिना किसी वारंट के लगभग 2 साल की सजा तो हो जाएगी, लगभग 2 साल की सजा तो हो जाएगी। इंडियन पुलिस तो ये करती है कि पहले तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि गलती है या नहीं है। अब ये एक ऐसा एक्ट था जिससे कि इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए विद, मतलब इनफैक्ट महात्मा गांधी जी ने भी, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने भी ये लॉन्च कर दिया कि हमें इस एक्ट के खिलाफ पहले आंदोलन करना है, हमें इस एक्ट को हटाने के लिए आंदोलन करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड एट नागपुर इन दिसंबर 1920। हमारे नोट्स के अंदर पॉइंट है, ईयर्स है, डेट्स हैं, सारी है, ये आपने याद रखनी है। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, 1920 में नागपुर के अंदर सेशन हुआ, उससे ये डिसीजन लिया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे इस एक्ट के खिलाफ, ताकि ब्रिटिश प्रोविंशियल का ये एक्ट हटाया जा सके। बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। द पीजेंट मूवमेंट इन अवध, भाई किसानों ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अवध में, एंड दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू रिडक्ट होना चाहिए, राइट, रेवेन्यू टैक्स फॉर्म में, राइट, एंड एबॉलिशन ऑफ बेगर बाबा रामचंद्र, हटना चाहिए, बाबा रामचंद्र ने ये बोला, सारा रेवेन्यू टैक्स वगैरह ये हटाया जाना चाहिए। ये पीजेंट मूवमेंट की एक डिमांड थी, राइट, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखो जान लगा के इसलिए क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आप सब तो ऑफलाइन बैठे हो, बाकी अगर कोई घर से पॉज करके भी हमारी वीडियो सुन रहा है तो उसको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लाइन टू लाइन, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट आएगा हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। एक इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था 1859 में। नाउ अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ये एक ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के अंडर कोई भी किसान, राइट, कोई भी किसान, कोई भी प्लांटेशन वर्कर लीव नहीं कर सकता बिना परमिशन के, कि भाई आज हमारा गला घोटा जा रहा है, आज हमारे को रेवेन्यू देना पड़ रहा है, आज हमारे को दबा के काम कराना पड़ रहा है, हम दबा के काम कर भी रहे हैं तो हम बिना बताए छोड़ के चले जाएं। ये एक ऐसा एक्ट था और ये अभी नहीं, 1859 में ही पास हो गया था, राइट। छोड़ देता तो भाई यही है कि कार्रवाई होती थी उसके खिलाफ पे। पहली बात तो छोड़ नहीं सकता, पहली बात तो ये कार्रवाई थी, ठीक है। जानबूझ के कोई अपने अंडर में लॉ, कानून और केस नहीं बनवाएगा, ये भी मुद्दे वाली बात है। बहुत अच्छी बात है आपकी कि सर अगर छोड़ देता था तो क्या होता था, ठीक है, नहीं, कोई अपने सर पे केस नहीं ला देगा। पहली बात, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हो तो उसकी कंडीशन है कि भाई छोड़ना है तो 3 महीने पहले बताना। अगर ऐसे गए तो छोड़े नहीं जाओगे, छोड़े नहीं जाओगे, फिर तो उल्टा आपके ऊपर केस लगेगा, उनके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि नौकरी देखते वक्त, काम करते वक्त आपसे साइन करा लिए होंगे, ठीक है ना, मुद्दे की बात है ये। बाकी देखो, एलोरी सीताराम राजू नाम के एक पर्सन थे, लेट दी ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ गुडेन हिल्स ऑफ आंध्रा, इन्होंने ट्राइबल रिवोल्ट करा, राइट, गुडेन हिल्स ऑफ आंध्रा, आंध्रा के अंदर, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर। ये जो मूवमेंट था इंडिया के कोने कोने में स्टार्ट हो गया, राइट, क्योंकि सब क्या चाहते थे, नेशनलिज्म, सब क्या चाहते थे, नेशनलिज्म। अगर राष्ट्रवाद चाहिए तो उसके पीछे बहुत सारी चाहत होती है, हमें काम छोड़ना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इंडिया के कोने कोने से लोग आए, पार्टिसिपेट करें, ताकि लगे कि सच में अब जागरूक हो गए हैं, कि अब तो भारत राष्ट्रवाद आंदोलन कर रहा है राष्ट्र को पाने के लिए, राइट। अब देखिए इसी के बाद आंध्र प्रदेश खिलाफत एजिटेशन लेड बाय मोहम्मद अली शौकत अली। खिलाफत जो एजिटेशन था वो बेसिकली मोहम्मद अली शौकत अली के अंडर हुआ था। एंड चौरी चौरा इंसिडेंट वायलेंस विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस समय विड्रॉ हो गया था क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, लोग बेगुनाह भी मार दिए जा रहे थे। महात्मा गांधी जी को लगा कि यार हमारी वजह से किसी की जान जाए, इट्स बेटर कि हम इसको वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं इस मूवमेंट को। स्टिल दोबारा करेंगे लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो भाई काफ़ी लोग ऐसे भी मार दिए गए, कई पुलिस मार दिए गए, जिससे कि बेगुनाह मार दिए गए, तो इसलिए वो वापस लेना पड़ा। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। स्वराज पार्टी बनी, राइट। साइमन कमीशन 1928 में बॉयकट हो गया, साइमन कमीशन 1928 में बॉयकट हो गया था। एंड लाहौर कांग्रेस सेशन डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 में लाहौर के कांग्रेस सेशन से पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई।
पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से राष्ट्र बनाएंगे हम, राइट। एंड एक चीज और, दांडी मार्च एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च शुरू हुआ, ठीक है ना, रैली निकली, और किस चीज़ की शुरुआत हुई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्लियर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तो इस चीज़ को लेके था रॉलेट एक्ट हटाया जा सके, दूसरा इस चीज़ को लेके था कि सारी कम्युनिटी साथ मिलकर आए ताकि पता रहे कि अवेयर हो चुकी है, इंडियंस अवेयर हो चुके हैं और वो सच में चाहते हैं, राइट। अब दूसरा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। सॉल्ट कंसिडर अ मोर इफेक्टिव वेपन फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सॉल्ट मार्च क्यों निकली? सॉल्ट पे लॉ लगा दिया उन्होंने, कोस्टल रीजन्स पे कोई सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। सॉल्ट तो हर घर की ज़रूरत है, नमक तो हर किसी घर को चाहिए, यस या नो? अब भाई नमक नहीं होगा तो खाना कैसे खाएंगे? बेचारे जो कोस्टल रीजन में नमक प्रोड्यूस कर रहे हैं उन तक फाउंडेशन लगा दी, लॉ पास करो, लॉ पे जाओ, लॉ के अकॉर्डिंग चलो, तब कर सकते हो। तो ये सब इसलिए सॉल्ट मार्च निकाली गई थी, जो ब्रिटिशर के शुरू ये सॉल्ट लॉ लगा था ना, इसके खिलाफ इसको हटाया जा सके, ठीक है। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? सॉल्ट मार्च। नाउ गवर्नमेंट रिप्रेसिव पॉलिसी, एक गवर्नमेंट रिप्रेसिव पॉलिसी आई, गांधी जी इरविन पैक्ट, फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रीलॉन्चिंग ऑफ द मूवमेंट। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है लेकिन वो कॉन्फ्रेंस नहीं वैसे हो पाती है डिमांड्स पूरी करने वाली, तो दोबारा रीलॉन्च करना पड़ता है मूवमेंट को, अगेन रीलॉन्चिंग दी मूवमेंट। भाई आंदोलन अब दोबारा करना पड़ेगा, क्या करें, बड़े बड़े मूवमेंट कर लिए, आंदोलन कर लिए। देखो आंदोलन बिल्कुल स्वाभाविक है अगर राष्ट्र चाहिए तो, ठीक है ना। ब्रिटिशर तो पूरी कोशिश कर रहा है, कभी सॉल्ट पे लॉ लगा के, कभी रॉलेट एक्ट लगा के, कि भाई किसी तरह से ब्रिटिश इंडिया ही रहे। बट हाउ कैन दिस पॉसिबल? ही कैसे पॉसिबल है? इंडियंस अवेयर हो चुके हैं, नहीं है पॉसिबल। हम मिलकर आंदोलन दोबारा लॉन्च कर देंगे, राइट। अब देखिए हु पार्टिसिपेटेड इन दी मूवमेंट। मुद्दा यह है कि इस मूवमेंट जो दोबारा रिलॉन्च हुआ था मूवमेंट, इसमें कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? रिच पीजेंट्स कम्युनिटी सारे थी, एंड द पुअर पीजेंट्री, गरीब किसान भी था, बिजनेस क्लास के लोग भी थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे नागपुर के, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, महिलाएं भी बड़े नंबर पे पार्टिसिपेट किया था महिलाओं ने भी, एंड टुक एक्टिव पार्ट इन दी मूवमेंट। काफ़ी एक्टिव दिखे लोग, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से, डिफरेंट वर्कर्स से, वर्किंग क्लास से, इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट करने में। अब इस मूवमेंट में कुछ लिमिटेशंस लगाई गई, लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट, लेस पार्टिसिपेशन बाय अनटचेबल, अम्बेडकर फॉर सेपरेट इलेक्टोरल, पूना पैक्ट ऑफ 1932, राइट। कुछ अनटचेबिलिटी टाइप भी देखी गई, बट अनटचेबिलिटी भी एक रीज़न है। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। पहले होता था ना यार ये तो छोटी क्लास का है, ये बड़ी क्लास का है, ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स बाय सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अनटचेबल बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन भी है। प्रोविजन ऑफ पूना पैक्ट, क्या प्रोविजन है पूना पैक्ट के अंडर जो 1932 में पास हुआ था? साइन बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी, दोनों के बीच में एक पूना पैक्ट साइंड होता है 1932 में। 1 मार्कर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, राइट। इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल्स बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। बेसिकली पूना पैक्ट के अंदर हर कैटेगरी के लोगों को, हर क्लास के लोगों को रिजर्व रखा गया था, रिजर्वेशन दे दी गई थी हर काउंसिल्स में, इलेक्टोरेट सिस्टम के अंदर। दिस इज दी पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट था, ये पूना पैक्ट का प्रोविजन था। प्रोविजन ऑफ पूना पैक्ट ऑफ 1932 अंबेडकर और गांधी जी के बीच साइंड होता है, इसमें रिजर्व्ड कर दिया जाता है एंड ऑल क्लास एंड कैटेगरी, ठीक है, एंड डिपेंड ऑन बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। नाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, रोल्स ऑफ फोकफॉल एंड सॉन्ग, द इमेज ऑफ भारत माता। अब आई ना बात कि भाई अब इसी के बाद जो है भारत माता एक विजुलाइजिंग द नेशन, नेशन को कैसे पहचाना जाए, भारत माता, नेशनलिज्म थ्रू आइकन, आइकन के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, और सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। भारत माता हमारे देश की पहचान है, हमारे राष्ट्र की पहचान है, ठीक है। एंड द फर्स्ट इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, चट्टोपाध्याय पूरा नाम है इनका, ठीक है। इनके थ्रू पहली इमेज क्या हुई, क्रिएट हुई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एंड पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ, अबिंद्रनाथ। पेंट किसने किया, अबिंद्रनाथ टैगोर ने।
क्रिएट किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। भारत माता को ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। नेशनलिज्म की एक पूरी विजुअलाइजिंग इनके जरिए की गई, पेंटिंग के थ्रू भी और पेंटर कौन था, क्रिएटर कौन था, ये दोनों में डिफरेंस है, ये याद कर लेना, राइट। अब हमने एक फ्लो चार्ट देखा है, अब ये जो फ्लो चार्ट है आपने ध्यान से समझना है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का आंदोलन 3 जगह हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, मैप आएगा, गांठ बांध लेना, बांध लेना, बांध लेना। 1916 में चंपारण में फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी सत्याग्रह आंदोलन की। सेकंड 1917 में सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था, राइट। थर्ड अहमदाबाद में हुआ था 1918 में, 16, 17, 18, राइट। इनकी लोकेशन याद कर लेना, मैप 102% आएगा पूरी गारंटी के साथ, यहां से मैप आएगा, ये ध्यान रख लेना। 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद। कौन सा मूवमेंट? सत्याग्रह मूवमेंट। क्लियर है। नाउ हिंदी स्वराज, नॉन कॉपरेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, राइट। रॉलेट एक्ट 1919, राइट। अमृतसर इन पंजाब, ठीक है। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एजिटेशन बाबा रामचंद्र के अंडर, अलूरी सीताराम राजू, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, विड्रॉ दी मूवमेंट। इस इंसिडेंट से मूवमेंट विड्रॉ हो गया, बट करें तो करें क्या, दोबारा स्वराज पार्टी 1925 में बनी, राइट। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू के अंडर साइमन कमीशन आया 28 में, लाहौर कांग्रेस 29, 28 बॉयकट हो गया साइमन कमीशन। ये ईयर है, देखो यहाँ फ्लो चार्ट है, आपने याद रखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च 1930, अनऑफिशियली हम आजाद हो गए थे 1930 में, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। अनऑफिशियली हम आजाद हो गए थे 1930 में। गांधी जी इरविन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट क्या था? अंबेडकर का और गांधी जी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रिजर्व रखा जाएगा। बात क्लियर है। नाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नॉवेल्स हिस्ट्री, बल्लड़, नेशनल फ्लैग, इमेज ऑफ भारत माता। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब एक ऐसे सेंस में हम कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये पता रहे कि ये किस चीज से बिलोंग कर रही है। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, और नेशनलिज्म की एक विजुअलाइजिंग पहचान भारत माता। दिस वॉज ऑल अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर है? देन आई अगेन रिपीटेड, कुछ मत करना, की पॉइंट्स याद रख लेना। एक छोटी सी समरी बनाते हैं। सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। तीनों मूवमेंट के अपने अलग ऑब्जेक्टिव थे। अब आपके मन में ना शॉर्ट में एक कंसेप्ट फिक्स होना चाहिए कि जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो चंपारण के अंदर प्लांटेशन वर्किंग के फेवर में था, वर्कर्स के, राइट। खेड़ा मूवमेंट था कॉटन मिल वर्कर्स के, राइट। सॉरी, खेड़ा पीजेंट, थोड़ा गलत हो गया, खेड़ा पीजेंट, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स की चाहत को पूरा करने के लिए। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, बिना ट्रायल के ही वारंट, बिना वारंट के हम 2 साल तो मिनिमम सजा करेंगे। उसके अगेंस्ट में एनसीएम क्रिएट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि रॉलेट एक्ट हटना चाहिए। गांधी जी ने अपील करी, सभी साथ में आए अमृतसर के अंदर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट को लेके था। जब सॉल्ट को लेके हुआ तो फिर पूना पैक्ट भी साइन हुआ, सारे पैक्ट साइन, सब कुछ। फिर फाइनली एक बात की गई, कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें हमारे अपने देश की पहचान बतानी थी कि हमारे देश की पहचान है। फाइनली चैप्टर खत्म है, ठीक है।